दोस्तों, मैं योगेश कुमार यदुवंशी आज के वीडियो में आपको मध्यकालीन भारत बताऊंगा। दरअसल क्या होता है, मध्यकालीन भारत भी दो भागों में बटा हुआ है, एक पूर्व मध्यकालीन और एक उसके बाद जिसको हम लेटर बोलेंगे उत्तर मध्यकालीन। तो पूर्व मध्यकालीन की जब हम बात करते हैं तो विदेशी आक्रमण से शुरुआत होती है। भारत पर मध्यकाल में कितने विदेशी आक्रमण हुए, तो हम पहला जो आक्रमण हुआ था अरबी आक्रमण, हम उसकी बात करते हैं। तो सफल आक्रमण की जब हम बात करते हैं अरबी आक्रमण में, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 में। अब हम जान लें कि मोहम्मद बिन कासिम कौन है। तो मोहम्मद बिन कासिम पैगम हजरत मोहम्मद साहिब के जो उत्तराधिकारी थे, उमैयद खलीफा, उनका सेनापति था, जिसने 712 में सिंध एवं मुल्तान को आक्रमण कर अपने कब्जे में ले लिया। उस टाइम पर भारतवंशी और ब्राह्मणवंशी कह सकते हैं दाहिर सैन सिंध के राजा हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि ये पहला आक्रमण था, हम इसको ये कह सकते हैं कि ये पहला सफल आक्रमण था। इसके पहले 711 में उबैदुल्ला और बुदैल ने भी आक्रमण किए, लेकिन वो असफल हुए। दूसरी बात अगर हम जानें तो इस आक्रमण के परिणाम क्या होते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। पहला तो इन लोगों ने दरहम सिक्का चलाया था और सिंध के लोगों पर पहली बार जजिया कर लगाया गया। अब मैं आपको बता दूं कि जजिया कर यहाँ पे क्या होता है। जब बात हम जजिया कर की करते हैं तो जब कोई गैर मुस्लिम शासक या गैर मुस्लिम जनता है मुस्लिम के साम्राज्य में रहती है तो उसे पूजा पाठ के लिए कर देना पड़ता है, वह कर जजिया कर कहलाता है। तो सिंध में यह कर पहली बार लगाया मोहम्मद बिन कासिम ने। अब हम बात करते हैं परिणाम की। तो इसके परिणाम कुछ अच्छे भी हुए, कुछ बुरे भी हुए। ध्यान रहे, अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने हमारा नुकसान किया, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजी आज की डेट पे है, जो हमारे पास आधुनिकीकरण है, वो भी उन्हीं की देन है। तो यहाँ पे हम इस आक्रमण के प्रभाव भी जानते हैं। तो चरक एवं पंचतंत्र का, चरक की जो चरक संहिता थी और पंचतंत्र जिसको विष्णु शर्मा ने लिखा था, उसका अरबी अनुवाद हुआ था। खलीफा मंसूर के समय, जब मैंने खलीफा ही वर्ड यूज कर दिया तो आप समझ रहे हैं खलीफा किसको बोलते हैं, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब के उत्तराधिकारी को कहते हैं। खलीफा मंसूर के समय ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत, पंच सिद्धांतिका, इनको क्या किया गया है, अरबी में अनुवाद किया गया है। खगोल शास्त्र पर अल फाजरी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था किताबुल जज। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि खलीफा कितने हुए। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब के बाद 4 खलीफाओं के मैं नाम आपको बता रहा हूं जो 632 से 661 तक रहे हैं। पहले थे अबू बकर, दूसरे थे उमर, तीसरे थे उस्मान और चौथे थे अली। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे तुर्की आक्रमण की। चलिए अब देखते हैं तुर्की आक्रमण। अभी हमने इससे पहले अरबी आक्रमण देखे थे, अब तुर्की आक्रमण की बात करें तो सबसे पहले तो ये जाने कि तुर्क लोग होते कौन हैं। तो तुर्कों की बात करेंगे तो ये चीन के उत्तर पश्चिम में निवास करने वाली एक असभ्य एवं बर्बर जनजाति थी। अच्छा, इनका जो मुख्य उद्देश्य था भारत पर आक्रमण का, वो था मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। मतलब हम इसको ये नहीं कह सकते स्टार्टिंग में कि ये लूटमार करने के उद्देश्य से आए थे। इनको भेजा गया था या इनका आया था 7वीं शताब्दी में, मुस्लिमों का उदय हुआ, इस्लाम का उदय हुआ। उसके बाद इनका जो मुख्य उद्देश्य रह गया जगह जगह पर जाना, आक्रमण करना एवं मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। तो हम जानते हैं जब पहला तुर्की आक्रमण की बात करते हैं, अल्पतगीन, यहां पे देखते हैं अल्पतगीन कौन है। अल्पतगीन गजनी साम्राज्य व यामनी वंश का संस्थापक है। इसका बैकग्राउंड जान लें, गजनी साम्राज्य या यामनी वंश का संस्थापक है। इसका बैकग्राउंड, ये सामानी वंश के शासक अब्दुल मलिक का दास था। जब सामानी वंश का पतन हो गया तो मध्य एशिया में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने कर ली, अल्पतगीन ने कर ली और गजनी को उसकी राजधानी बनाया। अब अल्पतगीन का दास कौन है, सुबुक्तगीन है, जिसने पहला तुर्क आक्रमण 986 एडी में किसके ऊपर किया, जयपाल के ऊपर किया। जयपाल की इसमें हार हुई। अब सुबुक्तगीन का जो ज्येष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा पुत्र है, वो कौन है, महमूद गजनवी है। महमूद गजनवी पिता की मृत्यु के बाद 997 में गजनी की गद्दी पे बैठा और इसने 1001 से 27 तक भारत पर टोटल 17 आक्रमण किए। मैं बताऊंगा, अब हम यहां पे देखेंगे कि ये जो 17 आक्रमण हुए कब हुए हैं। तो अब जब बात की हमने कि इसने जो 17 आक्रमण किए वो कहां कहां किए, तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्षेत्र विशेष का नाम ना लेके मैंने शासकों का नाम लिया है। अब कैसे लिया है, 1001 में जयपाल पे किया, 1000 में जयपाल पे, 1001 में फिर जयपाल पे किया, 5 में विजयराज पे, 1006 में दाऊद करामाती, 1007-8 में सुखपाल,
8-9 में आनंदपाल, एक अज्ञात शासक पर भी इन्होंने आक्रमण किया था 1009 पर, 1010 पे पुनः सुखपाल पे किया, 13-14 पे राजा राम पे, फिर 14 में किया त्रिलोचन पाल पे और 15-16 में संग्राम लोहार पर इन्होंने आक्रमण किया। अब हम प्रतिहार नरेश राज्यपाल की बात करें तो इस पर हुआ था 1018 और 19 पे। दूसरी बात त्रिलोचन पाल पे पुनः इनका आक्रमण हुआ 1019 पे। एक स्त्री शासिका पर भी आक्रमण किया गया था 1021 पर। 1021 में ही एक गंड चंदेल शासक पर भी इन्होंने आक्रमण किया था। सबसे मशहूर, सबसे ज्यादा फेमस आक्रमण जिसके कारण हम महमूद गजनवी का नाम जानते हैं वो 25-26 में सोमनाथ मंदिर पर किया गया था और इसका जो अंतिम आक्रमण था वो था 1027 में जाट शासक के ऊपर। अब हम एक बात जाने हैं कि इसको बुद्ध सिकन की उपाधि दी गई है। बुद्ध सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक का क्या मतलब होता है? मूर्ति को नष्ट करने वाला, जो इसने मंदिरों में घुस के जो तोड़फोड़ मचाई थी, जो मूर्तियां तोड़ी हुई थी, अतः इसको इतिहास में क्या कहा गया? बुद्ध सिकन कहा गया। अच्छा, इसके दरबारी कवियों में अलबरूनी, बैहाकी, ये लोग थे, फिरदौसी थे। अलबरूनी, फिरदौसी, बैहाकी थे। अब अलबरूनी की हम जानकारी ले लें तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा मुस्लिम यात्री था जिसको भारतीय पुराणों में अच्छी उपाधि, अच्छी ख्याति प्राप्त थी। तो हम क्या जानेंगे? इकलौता अलबरूनी था जिसको पुराणों में महारत हासिल थी, मतलब भारतीय पुराणों का जिसने अध्ययन किया। इसी के अनुसार कुछ लोग अगर हमसे ये कहते हैं कि हिंदुओं का इतिहास नहीं है तो हम आपको बता दें अलबरूनी के ही अनुसार व्यास के पुत्र पाराशर ने हिंदी व्याकरण की रचना की थी जिसमें कितने वर्ण थे? 50 वर्ण थे। अब बात करेंगे अगला दरबारी फिरदौसी जिसने शाहनामा लिखा। क्या लिखा? शाहनामा लिखा। शाहनामा में क्या है? जो हमारे प्राचीन या हमारे जो मुस्लिम शासक हैं, जितने भी शासक हैं, सबका जीवन चरित्र का वर्णन है, उसको क्या कहा गया है? शाहनामा कहा गया। अलबरूनी की हम दोबारा बात करें तो इनका पूरा नाम है अबुर रहमान मोहम्मद इब्न अहमद, जिन्होंने किताबुल हिंद लिखी। और आखिरी बैहाकी ने लिखा है अलवी तारीखे सुबुक्तगीन। हमारा अगला टॉपिक होगा शंसवानी वंश, उसकी। तो अब हम बात करते हैं शंसवानी वंश की। शंसवानी वंश की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान में जब गजनी वंश का पतन की शुरुआत हुई थी उस वक्त पे एक कबीला था वहाँ पे, गौरी कबीला, जिसका शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया था। उसका जो मुखिया था, उस कबीले का मुखिया था, उसका नाम था मोहम्मद गौरी, जिसको हम मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी भी बोलते हैं और मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी भी बोलते हैं। कभी कभी पेपर में नाम आ जाता है, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि मुइजुद्दीन किसका नाम है, तो आपको पता होना चाहिए मोहम्मद गौरी को ही कहते हैं और शहाबुद्दीन भी उनके नाम पे लगता है। अब हम जानकारी के लिए बता दें, गौरी का जो पहला आक्रमण हुआ था 1175 में मुल्तान पे हुआ था और जो दूसरा हुआ था 78 में हुआ था, जिसमें भीम सेकंड ने उसे हराया और उसे बंदी बना के और फिर छोड़ भी दिया। मतलब ये मोहम्मद गौरी की पहली हार हम भारत में कह सकते हैं या किसी मुस्लिम शासक की पहली हार हुई है भारत में। इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि भारत, मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासक की पहली हार किसके द्वारा हुई, तो आप भीम सेकंड लिखेंगे और शासक का नाम लिखेंगे मोहम्मद गौरी लिखेंगे। उस वक्त पर तत्कालीन जो शासक थे वो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सोमेश्वर चौहान के पुत्र, अनंगपाल के पोते पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उस टाइम पे तत्कालीन शासक। इनका 1191 में पहला युद्ध हुआ जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। और जो दूसरा युद्ध हुआ 1192 में जिसको तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने डिफीट किया, हराया एवं अजमेर और दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। अब मोहम्मद गौरी ने क्या किया है? कन्नौज विजय पर एक सिक्का बनवाया जिसमें लक्ष्मी माता की मूर्ति दी है और एक तरफ लिखवाया है मोहम्मद बिन साम। अतः ये क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इनमें से किस शासक को मोहम्मद बिन साम कहते हैं, तो आपके दिमाग में होना चाहिए जो सिक्का बनवाया था उसमें मोहम्मद बिन साम लिखवाया था, कलमा गुदवाया था। अतः मोहम्मद बिन साम कौन है? आप कहोगे मोहम्मद गौरी है। अब हम बात करेंगे, इसने 56 ग्रेन का दिल्ली कला नामक सिक्का भी चलवाया और 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराया। इसका जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। 1206 में
भारत की कमान इसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में दी और 15 मार्च 1206 में नमाज अदा करते वक्त दमियक में खोखर विद्रोहियों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। अतः यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है भारत पर विदेशी आक्रमण वो खत्म होता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।